तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एनसीईआरटी में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। इससे पहले पिछली क्लास के अंदर जब हम बात कर रहे थे अबाउट द गुप्ता एम्पायर, वी टॉक्ड अबाउट द फ्लरिशमेंट, द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द गुप्ता एम्पायर, स्पेशली ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य। उस समय हमने बात की थी कि हूणों का इन्वेजन जो है हमें लेटर गुप्ता फेज, जब हमें खास करके कुमार गुप्त फर्स्ट का रेन जो है वो शुरू होता हुआ दिखाई देता है, तब हमें द हूण इन्वेजन्स, द हेप्थेलाइट्स, व्हाइट हून्स, उनका जो है इन्वेजन देखने को मिलता है गुप्ता एम्पायर के ऊपर एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। ये जो है एक कारण बनता है बहुत बड़ा, जिससे हमें गुप्ता एम्पायर का जो है वो डिक्लाइन देखने को मिलता है आफ्टर द रेन ऑफ समुद्रगुप्त, हु रूल्ड फ्रॉम 455 टू 467 सीई। उसके बाद गुप्ता एम्पायर एक डिक्लाइन के फेज से गुजरता है एंड हमें देखने को मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जस्ट लाइक द post Mauryan period where we see the rise of regional kingdoms. Once again during the time of the post Guptas we see the rise of regional kingdoms which included southern Indian kingdoms as well, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हमें जो है पालास देखने को मिलेंगे बंगाल की तरफ, हमें जो है पल्लवाज साउथ की तरफ, द चालुक्याज ऑफ बादामी साउथ का रीजन जो है हमारा इस टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारी ही डायनेस्टीज के बारे में हम बात करेंगे जो कि हमें देखने को मिलती हैं पोस्ट गुप्ता टाइम फ्रेम के दौरान, दैट इज आफ्टर द रेन ऑफ समुद्रगुप्त इन 467 सीई। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलती है, कैसे फ्रेगमेंटेड किंगडम्स जो है अपना अलग अलग रूल जो है वो चला रहे थे पोस्ट गुप्ता टाइम फ्रेम के दौरान। इसके अलावा राइज ऑफ फ्यूडलिज्म भी हमें देखने को मिलता है, डिक्लाइन इन ट्रेड भी हमें देखने को मिलता है पोस्ट गुप्ता पीरियड के दौरान। एंड ये फेज इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मेडिवियल टाइम फ्रेम इन इंडिया, बिकॉज इसी टाइम पीरियड के दौरान ही हमें द फर्स्ट अरब एंड टर्क इन्वेजन्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। वो जो है एक लाइन हमें देखने को मिलती है बिटवीन द एंशिएंट एंड मेडिवियल टाइम फ्रेम्स। यहां से जो है इसके बाद जो हमारा शुरू होगा दैट विल बी द अर्ली मेडिवियल फेज ऑफ इंडिया। बात करते हैं हर एक एस्पेक्ट के बारे में डिटेल के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ताज की अगर हम बात करें, हम पहले भी जो है थोड़ा इसके बारे में बेसिक आइडिया ले चुके हैं कि जो सबसे मेन रीजन था गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे, दैट वाज द इन्वेजन ऑफ द व्हाइट हून्स और द हेप्थेलाइट्स। हूना इन्वेजन्स who are also known as white huns or hephthalites from Central Asia was the main reason behind the decline of the Gupta Empire after Skandagupta's reign, which who ruled from 455 to 467, जैसा हमने बात की। इसके बाद ऑब्वियसली जो भी हमें बड़े एम्पायर्स देखने को मिले हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर, हमने मौर्यों के टाइम पे भी देखा कि कैसे अशोक के बाद कोई हमें एक अच्छा रूलर देखने को नहीं मिलता है हु कैन गवर्न दिस मच ऑफ लैंड मास अलोन। इस वजह से हमें यहां पे देखने को मिलता है वीक रूलर्स एंड वीक सक्सेसर्स की वजह से जो डिक्लाइन का जो रेट था वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा था गुप्ता एम्पायर का। Weak successors and loss of central control, we see the decentralization of power because of rising feudalism. Economic decline and administrative decentralization. इकोनॉमिक डिक्लाइन की बात करें तो जैसा कि हमें देखने को मिलता है जब फ्रेगमेंट्स बट जाते हैं किसी भी बड़े एम्पायर के, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी भी जो है वो डिवाइड हो जाती है। इसी वजह से हमें एक कोर लेवल के ऊपर इकोनॉमिक डिक्लाइन जो है पूरे सब कॉन्टिनेंट का देखने को मिलता है, बिकॉज ट्रेड भी जो है अब उस से अगर हम कंपेयर करें गुप्ता टाइम फ्रेम से तो उससे हमें कम देखने को मिलता है पोस्ट गुप्ता टाइम फ्रेम के दौरान। बाय मिड 6th century the Gupta empire had fragmented into many regional kingdoms, and now we are going to talk about what regional kingdoms we see including the parts of South India after the Gupta decline. सबसे पहले हम बात करते हैं द पुष्यभूति डायनेस्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है अर्ली मेडिवियल या फिर द लेटर एंशिएंट फेज के दौरान, जिसके अंदर हमें हर्षवर्धन नाम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर देखने को मिलते हैं जो कन्नौज के रीजन को जो है बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस बनाते हैं। हालांकि पुष्यभूति डायनेस्टी का जो शुरुआती टाइम फ्रेम है उस दौरान हमें देखने को मिलता है उनकी कैपिटल जो थी दैट वाज थानेसर, बट हर्षवर्धन जो है उसको शिफ्ट करके कन्नौज की तरफ जो है वो लेके जाते हैं। पुष्यभूति डायनेस्टी विच स्टार्टेड फ्रॉम थानेसर
from the 6th to 7th century CE. Its founder was Narvardhan in the early 6th century, and the most famous ruler Harshvardhan ruled from 606 to 647 CE. ऑलमोस्ट हमें 40 साल का जो है वो टाइम फ्रेम देखने को मिलता है. एक्सटेंडेड एम्पायर फ्रॉम पंजाब टू उड़ीसा एंड फ्रॉम द हिमालयाज टू द नर्मदा. ये हमें जो है मैप के अंदर देखने को मिलता है इनका टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी. आप देख सकते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश का उज्जैनी रीजन जो हमें देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. इसके अलावा हमें कान्याकुब्ज जो है वो देखने को मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन हमारे पुष्यभूति डायनेस्टी के अंदर. मैप में आप देख ही सकते हैं मॉडर्न डे यूपी एंड बिहार के रीजन जो है वो कैप्चर किए हुए हैं, एंड सम पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे बांग्लादेश एज वेल वी सी इन द पुष्यभूति डायनेस्टी. कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू कन्नौज ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन, जैसा कि हमने बात की अभी. He fought against Pulakeshin II of the Chalukyas of Badami dynasty, but हमें देखने को मिलता है 618 CE के अंदर इन द बैटल ऑफ नर्मदा बिटवीन पुलाकेशिन II एंड हर्षवर्धन. यहां पर हर्षवर्धन की जो है हमें हार देखने को मिलती है इस बैटल के अंदर. इस बैटल की पूरी जानकारी आपको एहोल के इंस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिलेगी, जो हमें पुलाकेशिन II चालुक्यास ऑफ बादामी के जो रूलर हमें देखने को मिलते हैं, उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखवाया था एहोल के अंदर. तो इस बैटल की पूरी जानकारी हमें उस इंस्क्रिप्शन से जो है वो मिलती है. A patron of Buddhism but tolerant towards other faiths, and organized Kannauj assembly in 643 CE which was attended by Yuan Zhang. जुआन जांग या फिर ह्यूएन जांग हमें देखने को मिलते हैं, इनके टाइम पीरियड के दौरान इंडिया विजिट करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो असेंबली है, हमें 643 सीई के अंदर देखने को मिलती है, जो कि जुआन जांग या फिर ह्यूएन जांग ने जो है इसको अटेंड किया था. Authored plays in Sanskrit like Naganand, Ratnavali, etc. After his death in 647 CE, the empire disintegrated. इसके बाद हमें देखने को मिलता है आफ्टर द डिक्लाइन, जो बंगाल का रीजन है, इसके अंदर हमें पालाज का राइज जो है वो देखने को मिलता है, जिसको गोपाल जो है फाउंड करते हैं, उसकी नींव रखते हैं ऑफ द पाला डायनेस्टी. पालाज की तरफ बढ़ने से पहले एक और डायनेस्टी हम देखेंगे जो उस समय पे हमें गुजरात के रीजन, खास करके वल्लभी उनकी कैपिटल, उसके आसपास देखने को मिलती है. दैट इज द मैत्रका डायनेस्टी. इसके फाउंडर हमें सेनापति भट्टरक देखने को मिलते हैं 6th सेंचुरी के अंदर. रूल्ड गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ मालवा एंड पेट्रनाइज्ड बुद्धिज्म एंड शैविज्म. दोनों ही धर्मों की जो है वो पेट्रन्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे मैत्रकाज ऑफ वल्लभी के रूलर्स. Vallabhi became an important center of learning and eventually fell to the Arabs in the 8th century, especially after the invasion of Muhammad Qasim in 712 CE. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी अर्ली अरब एंड टर्क इन्वेजन्स इन इंडिया, जो बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हमारी मेडिवियल हिस्ट्री की जो है वो शुरुआत होगी. उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे कैसे मोहम्मद कासिम, कैसे महमूद ऑफ गजनी एंड कैसे मोहम्मद ऑफ घोर, जिनको हम मोहम्मद घोरी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने जो है कैसे इन्वेजन्स किए. एंड उसके बाद हमारी हिस्ट्री में क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनेट एंड उसके बाद मुगल एम्पायर, सब जो है हमारा मेडिवियल टाइम फ्रेम के दौरान हम कवर करेंगे. फिलहाल यहां पे आगे देखते हैं मैत्रकाज ऑफ वल्लभी के बाद द पालाज ऑफ गुजरात 8th to 12th, द पालाज ऑफ बंगाल फ्रॉम 8th to 12th सेंचुरी सीई के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हर्षवर्धन एंड द पुष्यभूति डायनेस्टी. बंगाल का रीजन जो है इन्होंने कैप्चर किया हुआ था. एक बार अगर हम मैप की तरफ नजर डालें पालाज के, तो ये कुछ हमें रीजन्स देखने को मिलते हैं. इसके अंदर हमें कटक, गौड़ा और मुडगांव के जो है मुडगैंग हम इसको कहते हैं हिंदी के अंदर, मुडगांव के जो है रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं. इसके अलावा हमें जालंधर का रीजन जो है पंजाब के अंदर मॉडर्न डे, एंड कान्याकुब्ज जो हमें यहाँ पर पुष्यभूति डायनेस्टी के अंदर भी देखने को मिला. ये रीजन्स का भी जो है कैप्चरमेंट हमें देखने को मिलता है बाय द पालाज, स्पेशली बाय गोपाल, जो इनके पहले रूलर हमें देखने को मिलते हैं. और इन्होंने द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज के अंदर भी जो है वो पार्टिसिपेट किया था. मेनली 3 डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती हैं, द पालाज, द गुर्जर प्रतिहार्स एंड द राष्ट्रकूताज. उन दोनों डायनेस्टीज के बारे में बात करने के बाद हम द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में भी जो है वो देखेंगे. टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, हमें अराउंड 785 सीई से लेके 816 सीई के बीच में द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज जो है वो देखने को मिलता है. कन्नौज के रीजन के लिए 3 डायनेस्टीज जो है वो लड़ रही थी, द पालाज,
द गुर्जर प्रतिहार्स एंड द राष्ट्रकूतास, बिकॉज कन्नौज का रीजन बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज कन्नौज के ऊपर जो है आपका अगर राज हो जाता है तो उसके बाद ये माना जाता था उस समय पर कि आपने जो है ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को ही कवर कर लिया, बिकॉज एज अ कैपिटल जो है कन्नौज वहां पे हमें देखने को मिलता है कि पॉपुलर था बहुत ज्यादा। पाटलिपुत्र के बाद कन्नौज का हमें एक राइज, एक इमर्जेंस जो है वो देखने को मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। एंड बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी एज वेल हमें सेंट्रल इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, तो सारे रास्ते जो हैं कन्नौज के बाद खुल जाते हैं। तो इसीलिए ये रीजन इतना इंपॉर्टेंट था और इसीलिए तीन तीन डायनेस्टीज जो हैं इसके लिए लड़ रही थी फॉर अराउंड 30 इयर्स। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है गुर्जर प्रतिहार्स की जो है वो जीत हो जाती है एंड के अंदर। मिहिर भोज द फर्स्ट हमें राजा देखने को मिलते हैं। बात करेंगे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की कुछ देर के अंदर, फिलहाल आगे बढ़ते हैं पालाज की तरफ। फाउंडर की बात करें गोपाल, इलेक्टेड बाय द पीपल, डेमोक्रेटिक एलिमेंट यहां पे हमें कुछ कुछ देखने को मिलता है। गोपाल को जो है लोगों ने ही अपना राजा जो है वो चुना था। इसके बाद हमें धर्मपाल देखने को मिलते हैं 8th सेंचुरी में, पेट्रन ऑफ द नालंदा एंड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज, फॉट फॉर कंट्रोल ऑफ कन्नौज ड्यूरिंग द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम था ये 31 साल का हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर। बात करेंगे इसके बारे में कुछ देर में, फिलहाल यहां आगे बढ़ते हैं। देवपाल हमें आगे देखने को मिलते हैं, एक्सपैंडेड द एम्पायर टू असम एंड उड़ीसा। द पालाज वर नोन फॉर पेट्रनाइजिंग द महायान बुद्धिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां पे देखने को मिलता है। इसके अलावा सपोर्टिंग द टिबेटियन स्कॉलर्स भी हमें यहां पे देखने को मिलता है। तिब्बत से जो स्कॉलर्स आए थे मॉडर्न डे चाइना, वहां से भी जो स्कॉलर्स आ रहे थे उनको जो है पेट्रोनाइज किया, उनको यहाँ रहने की अनुमति दी एंड इंडिया को जो है एक्सप्लोर करने की जो है हमें देखने को मिलता है पालाज ने काफी उनकी हेल्प की थी। आगे बढ़ते हैं, डिक्लाइंड ड्यू टू इंटरनल रिबेलियन एंड इन्वेजन्स बाय द सेना डायनेस्टी। तो ये जो है हमें डिक्लाइन का रीजन देखने को मिलता है पालाज का। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, जिनको हम सिर्फ प्रतिहार डायनेस्टी भी कभी कभी कहते हैं। 8th से 11th सेंचुरी सीई के बीच में, ऑल्सो कॉल्ड गुर्जर प्रतिहार्स, कंट्रोल द राजस्थान, एमपी, यूपी एंड कैपिटल वाज एट कन्नौज। ये हमें देखने को मिलता है गुर्जर प्रतिहार्स का एरिया ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया के जो है सारे पार्ट्स इंक्लूडिंग सम पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे बांग्लादेश एज वेल हमें देखने को मिलता है गुर्जर प्रतिहार्स के अंदर। गुजरात का पूरा रीजन कैप्चर किया हुआ है, उज्जैनी भी यहाँ पे कैप्चर हमें देखने को मिलता है, और कान्याकुब्ज एक बार फिर से यहाँ पे जो पालाज के पास था वैसे ही हमें देखने को मिलता है कि कुछ कुछ रीजन्स ओवरलैप कर रहे हैं। इसी वजह से द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये तीन डायनेस्टीज के काफी सारे रीजन्स हमें देखने को मिलता है कि ओवरलैपिंग थे। राष्ट्रकूतास जब हम देखेंगे तो सदर्न रीजन जो है उन्होंने कैप्चर किया हुआ था एंड उनका भी कुछ पार्ट हमें देखने को मिलता है गुर्जर प्रतिहार्स के साथ ओवरलैप कर रहा था। एंड तीनों ही डायनेस्टीज जो है एक रीजन जिसका नाम था कन्नौज, उसके लिए जो है वो लड़ रही थी। आगे हम बात करेंगे। मिहिर भोज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द Gurjar Pratihars, defenders of Hinduism against Arab invasions and participated in the tripartite struggle, declined due to feudatories asserting independence। फ्यूडलिज्म का हमें राइज देखने को मिलता है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। फ्यूडलिज्म इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड पे। फ्यूडलिज्म जिसको हम सामंत जो है, सामंतवाद हिंदी के अंदर कहते हैं, सामंताज का हमें सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अंदर फ्यूडल वॉरलॉर्ड्स को जो है वो अपॉइंट किया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया को गवर्न करने के लिए। आगे जाके यही फ्यूडल वॉरलॉर्ड्स जो है अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो घोषित कर दिया करते थे, जब उनको देखने को मिलता था कि जो उनकी सेंट्रल अथॉरिटी है उसका डिक्लाइन शुरू हो गया था। तो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार्स का भी हमें कुछ इसी प्रकार से डिक्लाइन देखने को मिलता है। इनके जो फ्यूडल वॉरलॉर्ड्स थे उन्होंने दे स्टार्टेड असर्टिंग इंडिपेंडेंस इन द सबकॉन्टिनेंट। नोटेड फॉर टेंपल आर्किटेक्चर, फॉर एग्जांपल खजुराहो, हालांकि शुरू इन्होंने कराया था बट आगे जाके चंदेल राजपूतों ने जो है इसको पूरा करवाया था, खजुराहो का टेंपल। आगे हमें ओशियान टेंपल्स भी देखने को मिलते हैं जो कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर में से एक हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, द राष्ट्रकूता डायनेस्टी। राष्ट्रकूतास की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ रीजन जो है ओवरलैप होता हुआ दिखाई देता है हमें गुर्जर प्रतिहार्स के साथ। सेंट्रल इंडिया का भी कुछ रीजन हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हमें इन तीनों ही डायनेस्टीज के अंदर देखने को मिलता है। कन्नौज के अलावा बाकी बहुत से रीजन्स भी जो हैं ओवरलैप कर रहे थे इन तीनों ही डायनेस्टीज के, तो यहाँ पे युद्ध होना तो बनता ही था अपने अपने एरियाज के लिए। फिलहाल यहां देखते हैं दांती दुर्ग, हमें इसके फाउंडर देखने को मिलते हैं मिड 8th सेंचुरी के अंदर। कैपिटल वाज एट
मान्यखेत विच इज मॉडर्न डे मालखेड इन कर्नाटका. ध्रुवा, गोविंदा द थर्ड एंड अमोघ वर्षा वर पावरफुल रूलर्स, एंड अमोघ वर्षा इनके सबसे पावरफुल एंड सबसे इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हमें देखने को मिलते हैं. कंट्रोल्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया एंड ऑल्सो ज्वाइंड द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल. अगर बात करें कि किस चीज के लिए इनको जाना जाता है, द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा हमें देखने को मिलता है. रॉक कट मोनोलिथिक मार्वल. मोनोलिथिक का मतलब यहां पे यह है कि एक ही पत्थर का इस्तेमाल, एक बहुत बड़े साइज के पत्थर का इस्तेमाल किया गया एंड उसको कट करके जो है शेप में लाके एक टेंपल तैयार किया गया. इस वजह से इसको मोनोलिथिक रॉक कट टेंपल जो है वो कहा जाता है. मोनो का मतलब होता है सिंगल, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो सिंगल स्टोन रॉक कट आर्किटेक्चर का यहां पे इस्तेमाल किया गया. पेट्रनेज ऑफ कन्नड़ एंड संस्कृत लिटरेचर एंड अमोघ वर्षा ऑथर्ड द कवि राजमार्ग. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कवि राजमार्ग के जो है हमें ऑथर कौन देखने को मिलते हैं. तो अमोघ वर्षा जो है इसका सही आंसर है ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं द चालुक्याज ऑफ बादामी एंड द ईस्टर्न चालुक्याज. दो पार्ट्स में जो है ये हमें डिवाइडेड देखने को मिलते हैं. बादामी वाले चालुक्याज का ऑब्वियसली नाम ही है चालुक्याज ऑफ बादामी. बादामी का रीजन जो है इनका कैपिटल था. एंड ईस्टर्न चालुक्याज का कैपिटल हमें वेंगी जो है वो देखने को मिलता है मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश के अंदर. अगर हम इनके मैप के बारे में बात करें तो कुछ इस प्रकार के हमें मैप्स देखने को मिलते हैं. मेनली सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मॉडर्न डे तमिलनाडु का एरिया जो हमें देखने को मिलता है वो भी इसके अंदर, एंड जो हमें दक्षिण का इलाका है वो भी इसके अंदर देखने को मिलता है. ईस्टर्न चालुक्याज की बात करें तो मॉडर्न डे कलिंग या फिर उड़ीसा का एरिया हमें देखने को मिलता है ईस्टर्न चालुक्याज के एम्पायर के अंदर. बात करें अगर हम चालुक्याज ऑफ बादामी की, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हमें देखने को मिलते हैं. दैट वाज पुलाकेशिन द सेकेंड हु डिफीटेड हर्षवर्धन इन द बैटल ऑफ नर्मदा इन 618 सीई. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें ये बैटल देखने को मिलता है क्योंकि हर्षवर्धन का डिक्लाइन भी उसी बैटल के बाद से हमें देखने को मिलता है. हालांकि 647 में हमें देखने को मिलता है हर्षवर्धन जो है गद्दी छोड़ते हैं जब उनकी मृत्यु होती है, बट उनका जो दबदबा था वो थोड़ा सा कम जरूर होता है इस बैटल में हारने के बाद. पुलाकेशिन द सेकंड एहोल के इंस्क्रिप्शन के अंदर, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, उन्होंने इस बैटल के बारे में जो है पूरी इंफॉर्मेशन उसमें दी है. फाउंडर की बात करें, पुलाकेशिन द फर्स्ट हमें इनके फाउंडर जो है वो देखने को मिलते हैं. एंड द मोस्ट फेमस रूलर वाज पुलाकेशिन द सेकंड हु रूल्ड फ्रॉम 610 टू 642 बीसी. काफी कुछ हमें हर्षवर्धन के टाइम फ्रेम जैसा ही देखने को मिलता है. उनका 606 से 647 देखने को मिलता है, इनका 610 से 642. Defeated Harshvardhan in the Narmada region and was a patron of art and architecture. Temples at Ehol, Patadakal, Badami represent early Vesara style. Overthrown by the Rashtrakutas in mid 8th century. अब वेसारा स्टाइल हमें क्या देखने को मिलता है? वेसारा स्टाइल इज नथिंग बट अ फ्यूजन of both North Indian architecture and the South Indian architecture. North Indian architecture को जो है वो नगर स्टाइल या फिर नगरा स्टाइल इंग्लिश के अंदर बोला जाता है, एंड साउथ इंडियन आर्किटेक्चर को हम द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर कहते हैं. जब इन दोनों का फ्यूजन हमें देखने को मिलता है, दोनों ही आर्किटेक्चर टाइप्स का यूज करके जो भी टेम्पल्स या फिर आर्किटेक्चर बनाए गए उनको हम वेसारा स्टाइल के आर्किटेक्चर की कैटेगरी में डालते हैं. एंड चालुक्याज ऑफ बादामी जो है वेसारा स्टाइल का ही इस्तेमाल करते थे. दैट इज बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडियन आर्किटेक्चर टेक्निक्स. आगे देखते हैं, ओवरथ्रोन बाय द राष्ट्रकूताज इन द मिड 8th सेंचुरी. इसके बाद ईस्टर्न चालुक्याज वेंगी आंध्र प्रदेश के अंदर, इनके बारे में ज्यादा हमें देखने को मिलता नहीं है. ऑफ शूट ऑफ द बादामी चालुक्याज. ऑफ शूट का मतलब एक और ब्रांच हमें देखने को मिलती है टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया. रूल्ड वेंगी रीजन फ्रॉम 7th to 12th centuries and eventually merged with the Cholas through dynastic marriage. आगे हमें देखने को मिलता है चोला डायनेस्टी के साथ जो है ये मर्ज कर जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. द चोलाज 9th to 13th century CE. चोलाज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. एंशिएंट इंडिया में संगम एज के दौरान चेराज, चोलाज एंड पांड्याज हमें दो जो हमें तीन डायनेस्टीज देखने को मिलती थी फ्रॉम द टाइम ऑफ अशोक टिल द एंड ऑफ संगम एज. फ्रॉम 300 BCE टू 300 CE जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिला, उसके अंदर भी हमें द एंशिएंट चोलाज देखने को मिलते हैं. बट ये वाले हमें द मेडिवियल चोलाज जो हैं वो देखने को मिलते हैं.
Vijayala Chola founded the dynasty at Thanjavur in 815 CE. These are known as the medieval Cholas. संगम वाले चोलाज को हम द एंशियंट चोलाज के नाम से जानते हैं. राजा राजा चोला द फर्स्ट 985 टू 1014 सी. बहुत इंपॉर्टेंट रूलर. इनका एक कॉपर प्लेट का इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है साउथ इंडिया के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन्होंने अपने टाइम पीरियड के दौरान जो है अराउंड 1010 सीई के दौरान लिखवाया था. extended control over Tamil Nadu, Kerala and parts of Andhra Pradesh and built the Brihadeshwara temple at Thanjavur. थांजावुर के अंदर ही हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन का देखने को मिलता है ऑफ राजा राजा चोला द फर्स्ट. इसके बाद राजेंद्र चोला द फर्स्ट फ्रॉम 1014 टू 1044. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर एंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल रूलर हमें देखने को मिलते हैं ऑफ द चोलाज, ऑफ द मेडिवियल चोलाज, बिकॉज इनका नेवल वॉरफेयर वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. conquered Sri Lanka, Andaman, Malay and the Sumatra regions. Sent naval expeditions to Sri Vijay and Sri Vijay की जो इनकी विक्ट्री है वो बहुत ज्यादा फेमस हमें देखने को मिलती है. आगे जाके कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस जो है लिखवाते हैं उसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है श्री विजय की जो विक्ट्री है वो इन्होंने मेंशन कर रखी है. Established capital at गंगई कोंडा चोलापुरम. Developed a very strong navy, जैसा कि हम बात कर चुके हैं. इसके अलावा जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलता है. एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन विद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड प्रमोटेड तमिल लिटरेचर, ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स एंड टेम्पल आर्किटेक्चर. तो ये हमें देखने को मिलते हैं द मेडिवियल चोलास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी मेडिवियल इंडियन हिस्ट्री के अंदर. अर्ली मेडिवियल की हम बात कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. द पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम, ये भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमें डायनेस्टी देखने को मिलती है. 6th से लेके 9th सेंचुरी सीई के दौरान. मेजर पावर इन तमिलनाडु बिफोर द चोलाज. महेंद्र वर्मन द फर्स्ट एंड नरसिम्ह वर्मन द फर्स्ट वर नोटेबल रूलर्स. दे डिफीटेड पुलाकेशिन द सेकंड ऑफ चालुक्याज. इनकी सबसे बड़े अचीवमेंट हमें जो देखने को मिलती है चालुक्याज ऑफ बादामी के बहुत पावरफुल रूलर पुलाकेशिन द सेकंड, जो इससे पहले हर्षवर्धन को जो है वो हरा चुके थे, उनको जो है ये हरा देते हैं. कंट्रीब्यूशन टू द्रविडियन आर्किटेक्चर. द्रविडियन के बारे में मैं जस्ट बात कर चुका हूं. साउथ इंडिया के अंदर जो भी हमें टेम्पल आर्किटेक्चर या फिर नॉर्मल आर्किटेक्चर्स देखने को मिलते हैं वो द्रविड़ स्टाइल जो है फॉलो करते हैं, जो कि हमें साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है. नॉर्थ इंडिया वालों को हम नगर स्टाइल या नगरा स्टाइल जो है वो कहते हैं. एंड वेसारा स्टाइल हमारा दोनों का फ्यूजन हमें देखने को मिलता है. शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम एंड रॉक कट रथ एंड केव टेम्पल्स जो है हमें इनके रेन के दौरान देखने को मिलते हैं. प्रमोटेड संस्कृत एंड तमिल कल्चर एंड डिक्लाइंड विद द राइज ऑफ चोलाज. चोलाज के राइज के साथ हमें दोनों ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी एंड पल्लवाज की जो है वो डिक्लाइन देखने को मिलती है. वेंगी वाले तो इनसे ही मिल गए थे चालुक्याज से ही थ्रू मैरिज रिलेशंस, एंड इनका जो है पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाता है आफ्टर द राइज ऑफ द चोलाज. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद अब हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया एंड ये 3 डायनेस्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है हमारी अर्ली मेडिवियल फेज के दौरान. द परमार्स ऑफ मालवा, द चौहान्स ऑफ शखाम्बरी एंड द गहड़वालाज. ये 3 डायनेस्टी अर्ली मेडिवियल टाइम पीरियड के दौरान नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे जो टर्क इन्वेजन मोहम्मद ऑफ घोर वो भी जो है इनसे ही कनेक्टेड है. अगली क्लास के अंदर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे अबाउट द अर्ली अरब एंड टर्क इन्वेजन्स इन इंडिया. फिलहाल यहाँ पे देखते हैं साउथ इंडिया हम कवर कर चुके हैं. नॉर्थ इंडिया की लास्ट की 3 डायनेस्टीज हमारी यहाँ पे बच गई है. परमार्स ऑफ मालवा की बात करें 9th से 14th सेंचुरीज के अंदर राजा भोज इनके सबसे पावरफुल एंड सबसे प्रोमिनेंट रूलर हमें देखने को मिलते हैं. 1010 to 1055 CE was the greatest king, a scholar and patron of learning, authored works in astronomy, medicine, architecture and his capital was at Dhar. इसी वजह से हम इनको भोज ऑफ धार के नाम से भी जो है वो जानते हैं. इनकी कैपिटल हमें मालवा रीजन के धार इलाके में जो है वो देखने को मिलती है. कंस्ट्रक्टेड द भोजेश्वर टेम्पल एंड द भोजपुर लेक. डिक्लाइंड ड्यू टू द अटैक्स बाय चालुक्याज एंड द दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत ने जो है दे पुट द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर द परमार्स ऑफ मालवा. राजा भोज के बाद हमें एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट रूलर देखने को मिला नहीं. राजा भोज की कहानियां भी बहुत फेमस है, आपने सुना ही होगा राजा भोज और गंगू तेली की कहानियां, जो कि हमें पंचतंत्र के अंदर भी देखने को मिलती हैं. द मॉडर्न डे पंचतंत्र उसमें ऐड किया गया है. वैसे जो पंचतंत्र थी वो काफी पहले लिखी गई थी, बट कुछ कहानियां जो है उसके अंदर ऐड की गई हैं थ्रू इंटरपोलेशंस, तो उसके अंदर हमें राजा भोज का भी जो है वो जिक्र देखने को मिलता है.
इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, द चौहान्स ऑफ शखामरी 8 से 10 सेंचुरी सी के अंदर मॉडर्न डे अजमेर और दिल्ली का रीजन जो है ये कंट्रोल किया करते थे। उनके सबसे पावरफुल रूलर वाज पृथ्वीराज द थर्ड, हु इज आल्सो नोन एज पृथ्वीराज चौहान, हु फेस्ड मोहम्मद घोरी इन 2 battles of Tarain, in 1191 where he won, but in 1192 he lost decisively against मोहम्मद घोरी। और मोहम्मद घोरी ने उसके बाद जो है पीछे मुड़कर देखा नहीं, and he established, he didn't establish but his governor established, his slave governor Qutbuddin Aibak in 1206 established the Delhi Sultanate, which we'll see in our next classes। फिलहाल यहां देखते हैं, based in Ajmer, later controlled Delhi and surrounding areas। most famous ruler पृथ्वीराज द थर्ड और पृथ्वीराज चौहान 12th century। 2 battles हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहले में ही डिफीटेड मोहम्मद घोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 बट लॉस्ट, he was defeated and killed in the second battle of Tarain in 1191। इसके बाद गढ़वालाज हमें देखने को मिलते हैं 11 से 12th सेंचुरी के अंदर। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो है अगली क्लास के अंदर हम थोड़ा और डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे, जब हम बैटल्स ऑफ तराइन के बारे में जो है बात करेंगे बिटवीन मोहम्मद ऑफ घोर एंड पृथ्वीराज चौहान। फिलहाल यहाँ देखते हैं कंट्रोल्ड वाराणसी एंड कन्नौज। इनके जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर देखने को मिलते हैं दैट इज जयचंद्र। बात करते हैं उनके बारे में। known for resisting Ghaznavid invasions, and Jayachandra the last ruler was defeated by Muhammad of Ghor, also known as Muhammad Ghori। ये जो है हमें परमार्स का रीजन देखने को मिलता है, उज्जैनी को जो है ये कंट्रोल कर रहे थे। एंड इसके अलावा इंद्रप्रस्थ जो कि मॉडर्न डे दिल्ली हमें देखने को मिलता है, इन्हीं के कंट्रोल के अंदर था। इसी वजह से दिल्ली सल्तनत के साथ जो है इनके बैटल्स हमें देखने को मिलते हैं। इवेंचुअली दिल्ली सल्तनत जो है इनको ओवर पावर करके इनको जो है पूरी तरह से खत्म कर देती है। इसके बाद चौहान्स ऑफ शकाम्बरी, जिनको हम चहमानास भी कहते हैं, एंड द गढ़वालाज, इनके एरियाज की बात करें तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। मॉडर्न डे अजमेर एंड दिल्ली के रीजन्स को जो है ये कंट्रोल किया करते थे, एंड सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा एज वेल एंड सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एज वेल। और गढ़वालाज की बात करें तो कान्याकुब्ज एंड काशी, ये रीजन्स मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे रीजन्स जो है ये कैप्चर करके बैठे हुए थे। तो ये 2 रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। ज्यादा बड़ी डायनेस्टीज ये थी नहीं, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है, बिकॉज आफ्टर दिस these were last Hindu kingdoms, last prominent Hindu kingdoms in the early medieval phase। इसके बाद जो हमें देखने को मिलता है that was the Muslim era in the medieval time frame, because ये जो है गिरने वाली आखिरी डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती है, चौहान्स ऑफ शखाम्बरी एंड द गढ़वालाज बाय द हैंड्स ऑफ मोहम्मद ऑफ घोर। उसके बाद दिल्ली सल्तनत जब एस्टैब्लिश होता है तो छोटे स्केल्स पे हमें हिंदू किंगडम्स देखने को मिलते हैं टिल द राइज ऑफ द विजयनगर एम्पायर। उस दौरान हमें देखने को मिलेगा एक बार फिर से हिंदुइज्म का राइज हमें देखने को मिलता है साउथ इंडिया के अंदर, बट नॉर्थ इंडिया में एज सच हमें कोई बड़ा राइज देखने को नहीं मिलता टिल द टाइम ऑफ अकबर, जब महाराणा प्रताप जो है वो सिसोदिया डायनेस्टी के मेवाड़ के अंदर वो जो है रेजिस्ट करते हैं अकबर के खिलाफ। फिलहाल यहां पे देखते हैं द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहले ही जो है मैं डिस्कस कर ही चुका हूं इसके बारे में, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रकूताज, द गुर्जर प्रतिहार्स एंड द पालाज, ये 3 डायनेस्टीज के बीच में जो है एक रीजन के लिए, विच वाज द रीजन ऑफ कन्नौज, इस रीजन के लिए जो है लड़ाइयां चल रही थी। कन्नौज बिकेम द सेंटर ऑफ पावर स्ट्रगल अमंग द पालाज, द प्रतिहाराज एंड द राष्ट्रकूताज। क्यों? क्योंकि कन्नौज का रीजन जो है हर्षवर्धन ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी, उन्होंने इतना ज्यादा प्रॉस्पेरस उसको बना दिया, एंड कन्नौज जीतने के बाद ऐसा माना जाने लगा कि जो भी कन्नौज का विजेता होगा, जो भी कन्नौज पर रूल करेगा, पूरा का पूरा हिंदुस्तान उसी का, पूरा का पूरा आर्यव्रत उसी का। इस बैटल के टाइम फ्रेम की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 785 सीई से लेके अराउंड 816 सीई तक हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर लास्ट में हमें गुर्जर प्रतिहार्स की जो है वो जीत देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, पहले ही काफी बात कर चुके हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में, फिर भी यहां पे जो लिखा है देख लेते हैं। पालाज ऑफ बंगाल फाउंडेड बाय गोपाल, फेमस रूलर वाज धर्मपाल। द गुर्जर प्रतिहार्स, पावरफुल रूलर मिहिर भोज, एंड द राष्ट्रकूताज, पावरफुल रूलर्स गोविंदा द थर्ड एंड अमोघ वर्षा हमें देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं द अर्ली अरब एंड टर्किश इन्वेजन्स, इनके बारे में जो है अगली क्लास में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। मेनली हमारे 3 रूलर्स के बारे में हम बात करेंगे। मोहम्मद कासिम 712 सीई,
महमूद ऑफ गजनी हमें देखने को मिलते हैं, जिनको महमूद गजनी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जो है 17 बार इन्वेजन किया इंडिया के ऊपर फ्रॉम 1001 सीई टू 1027 सीई के बीच में। एंड इसके बाद द मोहम्मद ऑफ घोर, जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान एंड जयचंद्र, दोनों को ही जो है उन्होंने हराया था। आगे जो है अगली क्लास के अंदर हम थोड़ा और डिटेल के अंदर इनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं। अरब इन्वेजन ऑफ सिंध इन 712 सीई बाय मोहम्मद बिन कासिम द उमैयद जनरल महमूद ऑफ गजनी invaded India 17 times, plundering the Somnath temple in 1025 CE. And Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain, laying foundation for the Delhi Sultanate. Because इन्हीं के गवर्नर, इन्हीं के स्लेव गवर्नर हमें देखने को मिलते हैं, जिनका नाम हमें क्या देखने को मिलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो जो है क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत की जो है वो स्थापना करते हैं। बात करेंगे उनके बारे में भी डिटेल के अंदर अपनी अगली क्लासेस के दौरान। फिलहाल आगे देख लेते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम जो है डिटेल के अंदर बात करेंगे अगली क्लास के अंदर, क्योंकि अगली पूरी ही क्लास हमारी अरब एंड टर्क इन्वेजन्स जो हमारे अर्ली टाइम पीरियड के दौरान हुए उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि रिलीजन एंड फिलॉसफी हमें किस टाइप की उस टाइम में देखने को मिलती है। इस पीरियड के दौरान हमें बुद्धिज्म का जो है वो डिक्लाइन देखने को मिलता है एंड हिंदुइज्म जो है वो राइज कर रहा था। बट बुद्धिज्म जो है बाकी एशियन पार्ट्स के अंदर ठीक ठाक चल रहा था, बट इंडिया में उसका एक डिक्लाइन का फेज हमें देखने को मिलता है। डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया दो इट फ्लरिश्ड इन साउथ ईस्ट एशिया। राइज ऑफ टैंट्रिसिज्म, भक्ति एंड शिवा मूवमेंट्स, शैवा मूवमेंट जिसको हम कहते हैं। तांत्रिसिज्म का मतलब होता है तांत्रिक, जो हमें देखने को मिलता है मॉडर्न डे भी, जो वशीभूत वाले जो हमें देखने को मिलते हैं सिस्टम, वो हम तांत्रिसिज्म के अंदर जो है वो डालते हैं। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य, बहुत ज्यादा फेमस स्कॉलर, 8th सेंचुरी सीई के अंदर हमें पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड के दौरान ही जो है प्रीचमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। एडवोकेट ऑफ Advait Vedant, that is non-dualism, and established the four Math in India. Bhakti movements begin with the Alvars and Nayanaras in the South. भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स के बारे में जो है डिटेल के अंदर हम मेडिवल इंडिया के दौरान जो है बात करेंगे 2-3 लेक्चर्स के बाद। फिलहाल आगे देखते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य इस पीरियड के जो है एक बहुत फेमस स्कॉलर हमें देखने को मिलते हैं। 4 मठों का निर्माण, एंड ही फॉलोड द अद्वैत वेदांत which means non-dualism. Non-dualism का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे हमें नॉर्मल ब्राह्मण कल्चर के अंदर या फिर वेदों के अंदर ड्यूअलिज्म देखने को मिलता है, यानी कि सोल का कॉन्सेप्ट अलग एंड बॉडी का कॉन्सेप्ट अलग। बट यहाँ पे जो है उस चीज को नकार के ये कहा गया कि दोनों जो है वो एक ही हैं, शरीर और आत्मा। तो यहाँ पे हमें मोनोइज्म की जो है वो स्थापना देखने को मिलती है इन द अद्वैत वेदांत, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य जो है इसको फॉलो किया करते थे। अब बात करते हैं अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द पोस्ट गुप्ता एरा। टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व्ड, नगर स्टाइल नॉर्थ इंडिया, द्रविड़ स्टाइल साउथ इंडिया, बात कर ही चुके हैं। वेसारा स्टाइल दक्षिण के अंदर हमें देखने को मिलता है, जो कि मिक्स था दोनों नगर एंड द्रविडियन स्टाइल का। स्कल्पचर्स फ्लरिश, दैट इज चोला, ब्रॉन्ज, नटराज एंड द केव टेम्पल्स इन एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स इन एलोरा हमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, खजुराहो का टेम्पल चंदेल राजपूतों के द्वारा, द्रविड़ स्टाइल चोला टेम्पल्स एंड वेसारा स्टाइल्स होयसालेश्वरा टेम्पल हमें देखने को मिलता है। आगे लिटरेचर एंड लर्निंग की बात करें, सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट लिटरेचर इस टाइम पीरियड में आता है, दैट इज द हर्ष चरित्र बाय बाण भट्ट। हर्ष चरित्र के अंदर हमें देखने को मिलता है नथिंग एल्स बट द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। बाण भट्ट ने जो है हर्ष चरित्र लिखी है, एंड उसके बाद भावभूतियन काल्हाना ने जो है रजत रंगिनी जो है हमें देखने को मिलता है, जो कि कश्मीर के जितने भी रूलर्स हमें देखने को मिलते हैं फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टिल द मेडिवल टाइम पीरियड, सबकी जो है एक लिस्ट देखने को मिलती है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन हमें रजत रंगिनी के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा अल बिरौनी विजिटेड इंडिया विद महमूद ऑफ गजनी एंड रोट द तहकीक ए हिंद। जातक टेल्स, पुराण्स, धर्मशास्त्र and other smriti texts evolved during this time period, and regional languages like Tamil, Kannada, Telugu, Bengali developed. संस्कृत remained the dominant scholarly language. इस टाइम पीरियड के दौरान भी हमें संस्कृत ही जो है मेजर डोमिनेंट लैंग्वेज जो है इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा पर्शियन लैंग्वेज का राइज एंड इमर्जेंस विद द राइज ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर। फिलहाल यहां आगे देखते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी की। अगर बात करें हम लोग, ट्रेड डिक्लाइंड, हम पहले ही बात कर चुके हैं, क्लास की शुरुआत में ही मैंने बताया था, बिकॉज ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वी सी द डिक्लाइन इन ट्रेड एज वेल।
trade decline due to political instability and urban decay, and the emergence of feudalism, that is land grants given by the central ruler to the feudal warlords, जिसको हम सामंतवाद या फिर सामंत सिस्टम भी जो है वो कहते हैं। अग्रेरियन इकोनॉमी बहुत ही कॉमन एस्पेक्ट हमें इंडस वैली से ही देखने को मिलता आ रहा है कि एग्रीकल्चर पे ही जो है वो इकोनॉमी हमारी चलती आ रही थी। डिक्लाइन ऑफ कॉइनेज एंड मोनेटाइजेशन, राइज ऑफ बार्टर सिस्टम, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस टाइम पीरियड का। हमें यहाँ पे करेंसी का जो है वो डिक्लाइन देखने को मिलता है, वो तो होना ही था बिकॉज इतनी सारी रीजनल किंगडम्स है, कहाँ कहाँ पे कौन सा कॉइन हम यूज करेंगे। तो इस वजह से इससे पहले हमें देखने को मिलता है गुप्ता एंड मौर्यन टाइम पीरियड्स पे पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट ही जो है ऑलमोस्ट इनके रूल के अंडर में आता था, इसलिए ये लोग जब कॉइन्स इशू करते थे तो एज सच कोई दिक्कत किसी को होती नहीं थी। बट इस टाइम पीरियड पे हमें इतनी सारी डायनेस्टीज, इतने सारे रूलर्स, सबके अलग अलग कॉइन्स, तो इस चक्कर में इतना कंफ्यूजन था कि हमें मोनेटाइजेशन करेंसी में ही डिक्लाइन देखने को मिलता है। लोग जो है वो बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल एक बार फिर से जस्ट लाइक द इंडस वैली करने लगे थे। कास्ट सिस्टम बिकेम मोर रिजिड, होना ही था, एंड द पोजीशन ऑफ विमेन डिक्लाइंड इवन मोर, चाइल्ड मैरिज, सती एंड अदर सोशल इश्यूज इंक्रीज्ड विद टाइम। गुप्ता पीरियड के दौरान से ही हमें देखने को मिलता है सती प्रथा का इमर्जेंस शुरू हो चुका था, एंड पोस्ट गुप्ता टाइम फ्रेम तक आते आते सती प्रथा जो है एक नॉर्मलाइज्ड कर दी गई थी, होने लगी थी, काफी ज्यादा कॉमन हमें देखने को मिलती है। इसके बाद एंड में अगर हम बात करें अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी। इस चीज के बारे में हमने गुप्ता एम्पायर के दौरान भी जो है वो बात की थी कि उस समय पे जब फ्यूडेटोरीज बनाई थी समुद्रगुप्त ने आफ्टर हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दक्षिण व्रत का जो कॉन्क्वेस्ट हमें देखने को मिलता है, उसके बाद से उन्होंने क्या किया, उस एरियाज के जो रूलर्स को उन्होंने हराया, उनको जो है वो रीइंस्टेट किया, बिकॉज उनके लिए बहुत दूर पड़ रहा था पाटलिपुत्र से यहां तक अपना रूल करना। तो वहीं से हमें फ्यूडलिज्म की शुरुआत देखने को मिलती है। उन रूलर्स को जो है रिपोर्ट गुप्ता एम्पायर को ही करना होता था, बट दे वर स्टिल समवॉट इंडिपेंडेंट। तो ये हमें देखने को मिलता है डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी, जो कि और ज्यादा आगे बढ़ गई आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ताज। साउथ इंडियन किंगडम्स लाइक द चोलास हैड efficient administrative divisions, mandalams and valnadus, local self-governance through village assemblies, and the Chola inscriptions like the Uttaramerur reveal sophisticated administration. Cholas का हमें एक और inscription, the copper plate inscription at Thanjavur जो देखने को मिलता है, उसके अंदर भी इनके एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है वो बात की गई है। चोलास को छोड़ के हमें एज सच कोई और डायनेस्टी देखने को नहीं मिलती है जहां पे इतनी ज्यादा एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किया जा रहा हो, विच वॉज सोलली इंस्पायर्ड बाय द अर्थशास्त्र। जैसे हमें वहां पे भी देखने को मिलता है, मौर्यन एम्पायर हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, कि हर एक काम के लिए जो है मिनिस्टर्स जो है वो डिवाइडेड थे, डिविजन ऑफ पावर हमें अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। इस तरह की डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलती जिसका आगे जाके कोई फायदा उठा ले। तो यहाँ पे चोलास के अंदर हमें देखने को मिलता है एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन विच वाज लूजली इंस्पायर्ड बाय द अर्थशास्त्र, द मौर्यन एम्पायर्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गुप्ता एम्पायर्स एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ समुद्रगुप्त एंड विक्रमादित्य। तो ये हमारा पूरा का पूरा पोस्ट गुप्ता पीरियड यहाँ पर समाप्त होता है, एंड यहीं पे हमारा समाप्त हो जाता है द अर्ली एंशिएंट, मतलब कि द एंशिएंट फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अगली क्लास से जो है हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स द अर्ली मेडिवियल एरा, और हम देखेंगे हमारे अर्ली अरब एंड टर्क इन्वेजन, जिसके अंदर हम 3 मेजर रूलर्स की बात करेंगे। सबसे पहले मोहम्मद कासिम 712 सीई के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। उनके बाद क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं सिंध के रीजन में, बिकॉज सिंध को जो है सबसे पहले कैप्चर किया गया था बाय एन अरब इन्वेडर। उसके बाद महमूद ऑफ गजनी 1001 से लेके 1027 सी तक 17 बार जो है भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं, एंड सोमनाथ टेम्पल की प्लंडरिंग हमें 1025 में देखने को मिलती है बाय महमूद ऑफ गजनी। देन एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट द मोहम्मद ऑफ घोर, ऑल्सो नोन एज मोहम्मद घोरी, चौहान्स ऑफ शखाम्बरी के पृथ्वीराज द थर्ड, पृथ्वीराज चौहान को जो है उन्होंने हराया इन द बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में। हालांकि पिछली बार जो है हार गए थे, बट पृथ्वीराज ने छोड़ दिया, लेकिन जब उन्होंने हराया तो उन्होंने जो है पृथ्वीराज को मार ही दिया। देन वी विल ऑल्सो सी द डिफीट ऑफ जयचंद्र ऑफ द गढ़वाला डायनेस्टी अगेंस्ट द मोहम्मद ऑफ घोर। वहां से हम देखेंगे कैसे दिल्ली सल्तनत की आगे जाके स्थापना होती है, कैसे मोहम्मद घोरी को जो है खोखर के कबीले जो है वो आगे जाके मार देते हैं, एंड
कुतुबुद्दीन ऐबक उनके स्लेव गवर्नर जो है यहां पर दिल्ली सल्तनत की जो है वो स्थापना करते हैं। बात करेंगे सबके बारे में अगली क्लास के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।